आज हम बात करेंगे अल्फोंसे बडी फ्लेचर जूनियर के बारे में, जिन्होंने 47% का एनुअलाइज्ड रिटर्न कमाया है, जिसमें सिर्फ 4 डाउन मंथ थे और उनके पर्सनल अकाउंट में तो उनने 380% का रिटर्न कमाया है। इन सब की शुरुआत तब होती है जब बडी स्कूल में पढ़ते थे, तो वो और उनके फादर ने मिलके एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे वो डॉग की रेसेस को प्रिडिक्ट करते कि उसमें विनर कौन रहेगा। इससे बडी को प्रोबेबिलिटी का नॉलेज आया। उसी के साथ बडी को कैलकुलेशन भी समझा कि कैसे नेट प्रॉफिट जो लास्ट में आता है वो डिफरेंट होता है। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए तो फाइजर नाम की एक कंपनी से उन्हें समर इंटर्नशिप का ऑफर लेटर आया। उनने ये लेटर स्वीकार भी किया क्योंकि इस कंपनी में एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था जो इस कंपनी के शेयर्स 25% डिस्काउंट पे ऑफर करते थे। तो एक यंग एज में ही बडी को दो चीजें सीखने मिल गई थी। एक था कोडिंग, दूसरा था डिस्काउंट की नॉलेज। फिर भी जब बडी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, उन्हें एयरफोर्स में जाने की दिलचस्पी हुई। बट उसी साल डिफेंस बजट कम हो जाने की वजह से उन्होंने ये प्लान ड्रॉप किया और अपने एक फ्रेंड के कहने पे वॉल स्ट्रीट चले गए। अब वहां पे उन्होंने बर्नस्टन नाम कंपनी में ऑप्शन ट्रेडर का काम स्टार्ट किया। उस वक्त एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को माना जाता था, यानी कि कोई भी स्टॉक का आज जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस के अंदर आज तक के सारे न्यूज और फाइनेंशियल डेटा पहले से इंक्लूडेड है, यानी कि उसका ये प्राइस ही उसका करेक्ट प्राइस है। पर कभी कभी कोई ऐसे इवेंट आ जाते हैं जिसके कारण एक अपॉर्चुनिटी अराइज हो जाती है। तो ये कैसी अपॉर्चुनिटी, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोरोना के वक्त मार्केट बहुत तेजी से डिप किया। ये डिप की वजह से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई लॉन्ग साइड पे, जिससे आप एक अच्छी इनकम और प्रॉफिट कमा सके। अज्यूम कीजिए Hello. दो लोग हैं, दोनों के पास लाइफ में अपनी अपनी जॉब है। एक के पास एक्स्ट्रा कैश है जिसे वो 7 से 8% पे ब्याज पे चढ़ाना चाहता है, वही दूसरे को पैसे की जरूरत है जिसके लिए वो 12% भी देने के लिए तैयार है। क्या ये डील सही है? हाँ, कभी कभी व्यक्ति को कोई फैमिली इमरजेंसी आ सकती है, ईएमआई आ सकती है, एडुकेशन लोन आ सकता है, कोई बिल ड्यू हो सकता है, जिस वजह से वो हाई इंटरेस्ट रेट पे भी पैसे उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे केस में क्या ये डील रिस्की नहीं है? नहीं है दोस्तों। अगर आपने डील में कोई एसेट गिरवी रख लिया हो ताकि ओवरऑल डील का रिस्क आपका कम हो जाए, तो आप पहले वाले से पैसे लेके वही पैसे दूसरे वाले को आगे ट्रांसफर कर दो। अब दूसरा वाला जब आपको 12% ब्याज देगा, उसमें से 7 से 8% आपने पीछे दिए और हो गया आपका डायरेक्ट 4% का मुनाफा। इस तरह की डील ऑर्गेनाइज करने से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसी तरह सेकंड तरीका है टैक्स रेट। जब दो कंट्रीज का टैक्स रेट अलग अलग होता है, इस कंडीशन में फिर से एक अपॉर्चुनिटी अराइज हो सकती है। अब ये टेक्निक ज्यादातर डिविडेंड्स में इस्तेमाल होती है, पर उसके लिए ये तो जाने डिविडेंड्स क्या होता है। तो जब एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर कंपनी को पैसे देते हैं, वो इस कंपनी के भागीदार बन जाते हैं। उस वजह से जब ये कंपनी यही पैसों से मुनाफा कमाती है, तो इन शेयर होल्डर्स को अपना हिस्सा लौटा देती है। इसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। उसी तरह कुछ कंपनियां डिविडेंड देने की बजाय उसी पैसे को इन्वेस्टर को री इन्वेस्ट करने के लिए कहती है, जिसके बदले वो उन्हें डिस्काउंट पे शेयर्स ऑफर करती है। पर आप बोलेंगे ये कैसे डील हुई, क्या इसमें फायदा है? आइए देखते हैं। अज्यूम कीजिए एक कंपनी है जो साल में 2 बार डिविडेंड देती है। अगर उसका करंट प्राइस आज देखें तो 2500 के आसपास चल रहा है। तो अगर हम डिविडेंड को ऐड करके देखें कि वो कितना परसेंट रिटर्न है, तो आता है 1.6%। तो क्या इसे सिर्फ री इन्वेस्ट करने से हमें कोई फायदा हो सकता है? उसे देखने के लिए हम पहले देखेंगे कि निफ्टी 12% का एवरेज रिटर्न देता है। तो अगर 1 लाख रुपए को 12% पे 20 साल के लिए दें, तो अमाउंट होती है 9,64,000।
उसी तरह अगर इसमें सिर्फ ये 1.6% ऐड कर दे और सेम 1 लाख रुपीस को 13.6% पर ईयर पे 20 साल के लिए छोड़े तो अमाउंट आता है 12,80,000। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि परसेंटेज रिटर्न में कितना बड़ा डिफरेंस है, बस एक ही रिस्क है कि कोई व्यक्ति इस डील से वॉकआउट ना कर दे। उसी तरह अगर आप ऑप्शंस में भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ डील करें तो हो सकता है कि आपका जैकपॉट लग जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है जो इस फाइनेंशियल ईयर में लॉस में है। अब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है जिसे वो ब्याज पे चढ़ाना चाहता है। तो जो इससे पेमेंट आएगा वो इंटरेस्ट इनकम कहलाएगा। यानी कि कंपनी फिर भी लॉस में ही दिखेगी क्योंकि कंपनी को टैक्सेस भरने पड़ेंगे, ये कैंसल आउट नहीं होता। बट अगर कंपनी का मैनेजमेंट थोड़ा सा स्मार्ट है और वो यही पैसा एफ&ओ ट्रेडिंग से कमा ले तो इस ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट आएगा उसे कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे, जो ये कैपिटल लॉस के अगेंस्ट कैंसल आउट हो सकता है, जिसका फायदा ये है कि आपको डायरेक्टली टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। अब ये सब अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस बड़ी को बर्नस्टन्स कंपनी में काम करके ही मिला, जिसके दो प्रिंसिपल थे। कभी भी कम रिस्क लो और ज्यादा रिटर्न कमाओ और उतनी ही पोजीशन लो जो आप अफोर्ड कर सको हारने के लिए। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी ये है कि एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस लोगों को मिलाना और उनके बीच में एक सक्सेसफुल डील कराना। तो जब भी आप कोई कंपनी को ढूंढते हैं वो ढूंढने के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका जो रिसेंट क्वार्टर है वो एकदम से खराब आ गया हो और कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई हो। ऐसे वक्त में कोई वो कंपनी को पैसे देगा तो नहीं। तो इस केस में आप एक बहुत अच्छी डील निगोशिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने उस कंपनी को $1 मिलियन का लोन दे दिया, पर टर्म्स एंड कंडीशन आप डिसाइड करोगे, जैसे कि आप किस भाव पे किस समय तक शेयर खरीद सको। दूसरा है कि आपको एक फिक्स्ड ब्याज आता रहे जब तक आपको अमाउंट ना मिले या तो स्टॉक ना मिले। उसी तरह प्राइस मैक्सिमम क्या रहेगा जिस पे आप स्टॉक बाय करोगे। इसी तरीके की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप एक कंपनी देखते हो उसका स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है। सबसे मेन रीजन स्ट्रक्चर ही रहता है कि कंपनी कैसी है। उसी बेसिस पे आप अनुमान लगा पाएंगे कि वो कंपनी बैंकरप्ट होगी या उसका मैनेजमेंट उस चीज को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि रिस्क कंट्रोल करना भी इसी गेम का पार्ट है। बट जब वो कंपनी क्वेश्चन में होती है, एडवांटेज ये है कि जब मार्केट अब तेजी से ऊपर जाएगा तो आपकी कंपनी और तेजी से ऊपर जाएगी और आपको तगड़ा मुनाफा कमा के देगी। उसी तरह कभी भी बड़ी बाहर से फंड लाने की नहीं सोचते, उन्हें ये पार्टनरशिप वर्ड ही समझता नहीं था। बट जब उन्हें की कुछ डीले सिर्फ इस वजह से हुई कि उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, तब उन्हें इस चीज की वैल्यू समझ में आई और इसी वैल्यू के नाते उन्हें ये समझा कि कैसे दूसरों के साथ भी कोऑपरेट करके अच्छा इनकम कमाया जा सकता है। उसके बाद बड़ी ने बहुत लोगों को साथ में जोड़ा। ये लोग ऐसे नहीं थे जो डिस्ट्रैक्टेड और स्ट्रेस्ड थे, उसके जगह ये लोग ऐसे थे जो काम थे और हेल्पिंग नेचर के थे। हमेशा से बड़ी मानते थे कि आप जिस भी फील्ड में करियर बनाओ आपको कंपटीशन तो मिलेगा ही, इम्पोर्टेंट कंपटीशन नहीं, आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं और कैसे इम्प्रूव करते हैं और फाइनली आप कैसे विनर बन के निकलते हैं ये जरूरी है। अब बड़ी के पास हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज था क्योंकि वो पहले से सोचते। दूसरी चीज, वो कभी भी न्यू ट्रेंड को फॉलो नहीं करते थे, वो कैंसल आउट कर देते थे ट्रेंडिंग चीजों को। और सिंस पूरा प्लान और स्ट्रैटेजी बड़ी की खुद की होती, इसलिए जब वो उसे एग्जीक्यूट करते प्रॉपरली कर पाते। और एट लास्ट बड़ी हमेशा ये मानते थे कि सपने जितने बड़े देख सको देखो। तो ये थी दोस्तों कहानी बडी फ्लेचर जूनियर की। इसी तरीके कंटेंट और देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल रॉन्चो दोस्तों। तब तक के लिए सायोनारा।